हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया। यह अध्याय 57 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस काल की विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, प्रथम जो विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध, इसको युद्ध मात्र का दौर समाप्त कर देने वाला युद्ध कहा गया था। लोगों का जो विचार था कि इस युद्ध के बाद शांति, स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेहतर जीवन के युग का शुरुआत होगा, प्रादुर्भाव होगा। 7 महीनों के बाद रूसी क्रांति हुई और सोवियत सरकार ने शांति का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सभी युद्धरत राष्ट्रों तथा जन समाजों से ऐसी शांति वार्ता आयोजित करने के लिए अनुरोध किया गया जिसमें किसी भी देश के द्वारा किसी अन्य देश की भूमि को हथियाने और किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति करने की बात न हो। मित्र शक्तियों ने सोवियत सुझाव को क्या कर दिया? ठुकरा दिया, इनकार कर दिया और जर्मनी ने रूस को युद्ध से अलग होने देने की उससे भारी कीमत वसूल की। 8 जनवरी 1918 को वुडरो विल्सन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपना शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह प्रस्ताव 14 सूत्री प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? तो 14 सूत्री प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इन 14 सूत्रों में जो सुझाव शामिल था, पहला जो सुझाव था 14 सूत्रों में गुप्त कूटनीति की समाप्ति, समुद्रों के निर्बाध यानी बिना इंटरफेयर के उपयोग की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर यूरोपीय देशों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के सुझाव शामिल थे। उपनिवेशों के मामलों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत की बात न करके औपनिवेशिक दावों में निष्पक्षतापूर्ण तालमेल बैठाने का अनुरोध किया गया। इस प्रस्ताव के अंतिम सूत्र में छोटे बड़े सभी राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता की पारस्परिक गारंटी देने के प्रयोजन से राष्ट्रों के एक सामान्य संघ की स्थापना की बात कही गई थी। युद्ध के फलस्वरूप यूरोप का प्रभुत्व अत्यधिक कमजोर हो गया, छिड़ हो गया। उपनिवेशों पर उसकी पकड़ बनी रही। यूरोप में कई स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय हुआ जो पूर्णतः तो नहीं लेकिन सामान्यतः राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर आधारित थे। इस काल में संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की प्रमुख शक्ति बन गया। अधिकतर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं उसी पर निर्भर हो गई। औद्योगिकृत देशों के युद्ध के पहले के समाज जिन आर्थिक तथा सामाजिक असमानताओं से ग्रस्त थे, वे विषमताएं इस काल में भी बनी रही। सन 1929 से 33 के मध्य आर्थिक संकट से तत्कालीन व्यवस्था के बुनियादी दोष पूरी तरह से उजागर हो गए। शांति संधियां, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शांति संधि के बारे में अगर बात की जाए तो इसे किसके द्वारा थोपी गई शांति कहा गया था? तो इस शांति संधि को थोपी गई शांति संधि कहा गया था किसके द्वारा? तो देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु जर्मनी था। जर्मनी के साथ शांति संधि का प्रारूप तैयार करने के लिए मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को पेरिस में आरंभ हुआ। कहां पर? पेरिस में 1919 में। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो का सम्मेलन पर प्रभाव बना रहा। जर्मनी ने इस शर्त पर आत्मसमर्पण किया था कि वुडरो विल्सन के 14 सूत्र तथा अन्य वक्तव्य शांति का आधार बनेंगे। 14 सूत्रों के अलावा विल्सन ने यह घोषणा भी की थी कि किसी देश के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया जाएगा और किसी से कोई आर्थिक मांग नहीं की जाएगी और न किसी से दंड के रूप में किसी भी प्रकार का कोई हर्जाना देने को नहीं कहा जाएगा। ठीक है। सम्मेलन में न तो जर्मनी का और न ही किसी अन्य केंद्रीय शक्ति का कोई प्रतिनिधि बुलाया गया। प्रारूप को अंतिम रूप देने के बाद विजेताओं ने जर्मनी को 5 दिन का समय दिया, जिसके अनुसार वह या तो इस पर हस्ताक्षर करेगा या आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। जर्मनी के सामने उस पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई उपाय नहीं रह गया था। जर्मनी ने इसे थोपी गई शांति कहा। किसने? जर्मनी ने। जर्मनी को युद्ध के लिए अपराधी स्वीकार करने पर भी विवश किया गया। राष्ट्रसंघ की जो स्थापना है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शांति सम्मेलन के सबसे प्रमुख कार्यों में राष्ट्रसंघ की स्थापना यानी विल्सन के 14वें सूत्र पर अमल करना था। राष्ट्रसंघ के सम्मेलन में प्रतिज्ञा पत्र को अप्रैल 1919 में स्वीकृति प्रदान की गई।
प्रतिज्ञा पत्र यानी औपचारिक शपथ पूर्ण तथा बंधनकारी समझौते पर जो है अप्रैल 1919 में क्या हुआ, स्वीकृति प्रदान की गई। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी संघ के प्राथमिक लक्ष्य के लिए 3 अनुच्छेद विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। ये तीनों जो अनुच्छेद हैं इसके बारे में देख लेते हैं। 8वें अनुच्छेद में जो उल्लेख है कि शांति कायम रखने के लिए राष्ट्रों के शस्त्रों के भंडार में कटौती जरूरी है। अगर शांति कायम रखना है तो जो राष्ट्र हैं जिनके मतलब कि हथियार के जो जखीरा है, भंडार है, उसमें कमी की जाए। 10वें अनुच्छेद में कहा गया था कि संघ के सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सभी सदस्यों की प्रादेशिक अखंडता और वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे और बाहरी आक्रमण के विरुद्ध उनकी रक्षा करेंगे। यदि ऐसा आक्रमण हुआ तो परिषद ऐसे उपाय सुझाएगी जिनसे इस दायित्व का निर्वाह किया जा सके। और 16वें अनुच्छेद में दबावों और शांति प्रयोग के बारे में बताया गया था। उसके अनुसार यदि संघ का कोई सदस्य युद्ध का सहारा लेगा तो स्वतः ही मान लिया जाएगा कि उसने संघ के अन्य सभी सदस्यों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया था कि अन्य सदस्य उस सदस्य देश के साथ अपने सारे व्यापारिक और वित्तीय संबंध तोड़ लेंगे और परिषद के अनुरोध पर जो है युद्ध तथा सशस्त्र बलों का सामूहिक उपयोग करेंगे। संघ के द्वारा बनाई गई 2 एजेंसियों ने कुछ उपयोगी काम भी किए। इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय न्याय के निमित्त स्थापित अस्थायी न्यायालय यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो वर्ल्ड कोर्ट या विश्व अदालत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना करना था। याद रखिएगा। इसके बाद वर्साय के संधि, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी के साथ शांति संधि पर 28 जून 1919 को हस्ताक्षर हुए। यह संधि वर्साय के संधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस संधि के शर्तों के अनुसार अल्सास लॉरेन जो जर्मनी ने 1871 ईस्वी में फ्रांस से छीन लिए थे, अब जो है इसको जो अल्सास लॉरेन है इसको फ्रांस को जो है वापस कर दिए गए। नव स्थापित राज्य पोलैंड को लगभग जो है 64 किलोमीटर का गलियारा देकर समुद्र तक पहुंचने का रास्ता सुलभ करा दिया गया। याद रखिएगा। डांसिक को स्वतंत्र नगर बना दिया गया जिस पर राष्ट्र संघ का राजनीतिक तथा पोलैंड का आर्थिक नियंत्रण था। बेल्जियम, डेनमार्क और लिथुआनिया को भी जर्मनी के कुछ प्रदेश प्राप्त हुए। सार कोयला खान क्षेत्र को 15 वर्षों के लिए राष्ट्र संघ के नियंत्रण में रख दिया गया और इस क्षेत्र की खानें मुआवजे के तौर पर जो है फ्रांस को सौंप दी गई। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, देखिए जर्मनी को ऑस्ट्रिया के साथ संघ बनाने के जो अधिकार थे इस पर प्रतिबंधित कर दिया गया। यह तय हुआ कि राइनलैंड को अस्थायी रूप से विसैन्यकृत कर दिया जाए और उस पर 15 वर्षों तक मित्र शक्तियों की सेनाओं का अधिकार बना रहे। जर्मन सेना के सैनिकों की संख्या 1 लाख तक जो है सीमित कर दी गई। उसे कोई वायुसेना और पनडुब्बियां रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया। क्षतिपूर्ति की राशि का हिसाब बाद में लगाया गया जो 660 करोड़ पाउंड था। जर्मनी से उसके सभी उपनिवेश छीन लिए गए और गुप्त संधियों के शर्तों के अनुसार विजेता शक्तियों ने उन्हें आपस में बांट लिया। राष्ट्रसंघ के प्रतिज्ञा पत्र में मैंडेट या शासनाधिकार नामक एक प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। यह प्रणाली पराजित औपनिवेशिक शक्तियों के उपनिवेशों पर लागू की गई। प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया था कि इन उपनिवेशों और प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं जो आधुनिक विश्व की विषम परिस्थितियों में अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते और ऐसे लोगों का कल्याण और विकास सब संसार का एक पवित्र कर्तव्य है। इस कर्तव्य को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया था कि इन उपनिवेशों और प्रदेशों में रहने वाले लोगों को उन्नत राष्ट्रों के संरक्षण में रख देना चाहिए। देखिए, इसके बाद ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की के साथ जो संधियां हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि पर हस्ताक्षर हुए। 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन के संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया को हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी और साथ ही इन्हें तथा इटली को जो है अपने प्रदेश भी देने पड़े। तो इस संधि के अनुसार क्या हुआ? ऑस्ट्रिया को हंगरी, पोलैंड,
चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया की स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी और साथ ही इन्हें तथा इटली को अपने प्रदेश भी देने पड़े। हंगरी के साथ एक अलग संधि पर हस्ताक्षर किए गए क्योंकि अब वह एक स्वतंत्र राज्य था। उसे अपने कुछ प्रदेश यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया तथा रोमानिया को देने पड़े। अंतिम संधि तुर्की के साथ हुई। एक गुप्त समझौते के अनुसार ब्रिटेन और फ्रांस उसके अरब प्रदेशों को पहले ही आपस में वितरित कर चुके थे, बांट चुके थे। सीरिया और लेबनान फ्रांस के नियंत्रण में तथा इराक, फिलिस्तीन और ट्रांसजॉर्डन ब्रिटिश अधिकार में आ गए थे। ब्रिटेन और फ्रांस को इन राज्यों का नियंत्रण मैंडेट या शासनाधिकार के नाम पर सौंपा गया। हेजाज एक अलग राज्य बन गया, लेकिन नजद याद रखिएगा, हेजाज एक अलग राज्य बन गया, लेकिन नजद के शासक इब्न सऊद ने उसे शीघ्र जीतकर सऊदी अरब नामक राज्य स्थापित कर लिया। तुर्की के विखंडन से तुर्की राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। यूनान और इटली ने तुर्की के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। सितंबर 1920 में तुर्की के सुल्तान ने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसका अर्थ तुर्की के संपूर्ण विखंडन पर सहमत होना था। इस बीच मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन पूरे तुर्की में फैल चुका था। कमाल ने अंकारा में एक सरकार भी स्थापित कर ली थी। तो कमाल ने, जो मुस्तफा कमाल पाशा था, इसने अंकारा में एक सरकार भी स्थापित कर ली थी। कमाल की सेना ने इटालवियों और यूनानियों को तुर्की से बाहर कर दिया और मित्र शक्तियों को जुलाई 1923 में तुर्की के साथ एक नई संधि करनी पड़ी। तुर्की को गणतंत्र घोषित किया गया और इसके साथ ही एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उसका विकास प्रारंभ हो गया। खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इन संधियों के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के औपचारिक रूप से समाप्ति हो गई, और किंतु इन संधियों की कई धाराएं यूरोप में नए तनावों का कारण बनी। रूस और जर्मनी को आरंभ से ही सभी वार्ताओं एवं राष्ट्र संघ से अलग रखा गया। इसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी शक्ति मतलब कि जो जीते हुए राष्ट्र थे, विजयी शक्ति मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन था। पहले पेरिस के उपनगर वर्साय में और फिर पेरिस में हुआ। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे। 27 कंट्री भाग ले रहे थे, मगर शांति संधियों के शर्तें केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे, यही डिसाइड कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो के सम्मेलन में पराजित देशों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। सम्मेलन से रूस को भी बाहर रखा गया था। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में स्थित जर्मन उपनिवेश ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिए गए। प्रशांत क्षेत्र में स्थित उसके उपनिवेश तथा चीन में उसके सारे अधिकार क्षेत्र जापान को दे दिए गए। युद्ध के दौरान चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोगी था। पेरिस सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधि भी शामिल हुआ, लेकिन जर्मनी का अधिकार या नियंत्रण करने वाली चीनी क्षेत्र चीन को नहीं लौटाए गए, बल्कि वे जापान को दे दिए गए। तो चीन को लौटाना चाहिए था, लेकिन वे जापान को दे दिए गए। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो क्षति हुई थी उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना पड़ा और उसके लिए 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की भारी राशि निश्चित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, बात किया जाए तो जर्मनी के सहयोगियों के साथ अलग से संधियां की गई। ऑस्ट्रिया हंगरी को विभाजित कर दिया गया। ऑस्ट्रिया से कहा गया कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया और पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता दे। उसे अपने क्षेत्र भी इन देशों को और इटली को देने पड़े। तो उसे अपने क्षेत्र भी इन देशों को और इटली को देने पड़े। बाल्कन क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए गए, अनेक नए राज्य बनाए गए और उनके बीच भूभागों का हस्तांतरण किया गया। बाल्टिक राज्य को पूरी तरह छिन्न भिन्न इतर तितर कर दिया गया। मतलब इनको बहुत तरह से डिवाइड कर दिया गया, छिन्न भिन्न कर दिया गया। क्षेत्रों और देशों का यह हस्तांतरण जिस व्यवस्था के तहत किया गया उसे शासनादेश कहा जाता है। सिद्धांत रूप से
शासनादेश पाने वाली शक्तियां यानी ब्रिटेन और फ्रांस को इन देशों की जनता के हितों के लिए शासन चलाना था। लेकिन वास्तव में क्या हुआ, उनका शासन उपनिवेशों की तरह किया जाने लगा। तुर्की के क्षेत्र का अधिकांश जो भाग था यूनान और इटली को दे दिया गया। जो तुर्की का क्षेत्र था, यह अधिकांश इसका जो भाग था यूनान और इटली को दे दिया गया और खुद तुर्की को जो है एक बहुत छोटा सा राज बनाने का निर्णय ले लिया गया। तो तुर्की को एक बहुत छोटा सा राज बनाने का निर्णय लिया गया और तुर्की का जो क्षेत्र था अधिकांश भाग यूनान और इटली ले लिए। तुर्की में मुस्तफा कमाल के नेतृत्व में एक क्रांति हुई जिसमें सुल्तान को सत्ता से हटा दिया गया और तुर्की को 1922 ईस्वी में गणराज्य घोषित कर दिया गया। तुर्की ने एशिया माइनर और कुस्तुनुतुनिया शहर पर जो है पूर्ण अधिकार कर लिया और मित्र राष्ट्रों को उसके साथ पहले की गई संधि समाप्त करनी पड़ी। इन शांति संधियों का एक प्रमुख अंग राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की प्रसंविदा था। तो राष्ट्र संघ की जो है प्रसंविदा था राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों में शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना और सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत भी सम्मिलित थी। इस प्रकार राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उससे सभी स्वतंत्र राज्यों का एक विश्व संगठन बनाया गया और इसके लक्ष्य जो थे आपको याद रखना है। इसके जो लक्ष्य थे वो ये था कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरह से जो है निपटारा करना और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने के लिए बाध्य करना। इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रतिबंधों से संबंधित था। इसके अनुसार किसी भी आक्रमणकारी देश के विरुद्ध आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करना शामिल था और इसके अनुसार सदस्य देशों को अपने यहाँ श्रमिकों की दशा और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए वचनबद्ध किया गया। तो वहां की जो श्रमिकों की जो दशा थी, जो सामाजिक स्थिति थी, इसमें सुधार करने के लिए इन्हें कृतज्ञ होना पड़ा और इस उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई जो आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषकृत एजेंसी है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो है इस उद्देश्य से स्थापना हुई और जो ये संगठन है वो आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषकृत एजेंसी है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ तथा जापान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप चैनल का जो मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर जो है बहुत सारे अपडेट जो है दिए जाते हैं। तो प्लीज आप लोग इन लिंक को जो है शेयर करते रहिए और ज्वाइन कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक पीडीएफ नहीं लिया है, पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है अपडेट कर दिया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।